तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड की कक्षा लेने जा रहा हूं और इस श्रृंखला में पिछले 2 दिन से हम लिंग निर्णय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज भी लिंग निर्णय के ऊपर ही बातें करेंगे। पिछली कुछ कक्षाओं में 2 कक्षाओं में हमने जाना कि लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी साहित्य में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके बाद हमने ये जाना कि तत्सम यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्दों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पुल्लिंग से रिलेटेड कितने शब्द हैं और स्त्रीलिंग से रिलेटेड संस्कृत निष्ठ शब्दों में कितने हैं और उनको पहचानने का तरीका क्या है। ये हमने सारे बातों पर चर्चा की है और काफ़ी मैंने ऐसे आपको शब्द भी बताए जो तत्सम पुल्लिंग शब्द हैं और कुछ शब्द ऐसे भी बताए हैं जो तत्सम स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब आज हम जानते हैं कि तद्भव अर्थात हिंदी शब्दों का लिंग निर्णय किस प्रकार निर्धारण किया जाता है। वैसे जो हम आम बोलचाल की भाषा में लिखते पढ़ते हैं उनमें 4 भाषाओं का उपयोग हम अधिक करते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम का अर्थ है कि संस्कृत निष्ठ जो कुछ शब्द होते हैं जैसे विलंब, मात्रा, पोषण, ये सारे जैसे शब्द हैं वो आपको तत्सम के अंतर्गत आते हैं। कर्तव्यनिष्ठ और तद्भव शब्द जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो बहुत आम बोलचाल की भाषा में हम उसका उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं तद्भव। देशज जो गांव के कुछ शब्द हैं जैसे चूल्हा चौका, उसके बाद दोपहरी, तो ये सारे शब्द देशज हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशज हैं जिन्हें हमने इंग्लिश से अडॉप्ट किया है, जैसे ऑफिस, कॉल, दफ्तर, चूँकि दफ्तर एक उर्दू लफ्ज़ है और वो भी विदेशज के अंतर्गत ही आएगा। तो इन 4 सेगमेंट पे हमारा जो हिंदी साहित्य है वो टिका हुआ है। तो अभी हमने तत्सम के ऊपर जाना था कि संस्कृत ने शब्दों में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है और उसके पहचानने का तरीका क्या है। और आज हम जानते हैं कि तद्भव अर्थात हिंदी शब्दों का लिंग निर्णय कैसे होता है। तो तद्भव शब्दों का लिंग निर्णय में अधिक कठिनाई होती है। तद्भव शब्दों का लिंग भेद वह भी अप्राणिक वाचक शब्दों का कैसे किया जाए, इसका सामान्य नियम क्या हो, इसके बारे में तो विद्वानों का अलग अलग मतभेद है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के तद्भव शब्दों को परखने के लिए पुल्लिंग के 3 और स्त्रीलिंग के 10 नियमों का उल्लेख किया है हिंदी व्याकरण में। वो इस प्रकार है। मैं बार बार पंडित कामता प्रसाद गुरु का जिक्र करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के उद्भट विद्वान माने जाते हैं और जितने भी व्याकरण और भी बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके ग्रंथ को आधार बनाकर ही लिखा गया है। तो तद्भव पुल्लिंग शब्द क्या क्या हो सकते हैं और उसके अंदर क्या नियम है वो देखिए। उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष अकारांत संज्ञाएं वह आपको तद्भव पुल्लिंग कहलाता है, जैसे आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बढ़ावा, बुढ़ापा इत्यादि। फिर से समझ लीजिए कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, वा या पा होता है, जैसे बुढ़ापा, बढ़ावा, बड़प्पन, चढ़ाव, बहाव, आना, जाना, ये सारे के सारे जो हैं वो तद्भव पुल्लिंग के शब्द हैं। कृदंत की आनांत संज्ञाएं, इसमें आपको लगान, मिलान, खान, पान, नहान, उठान इत्यादि हैं। अपवाद में उड़ान और चट्टान ऐसे 2 शब्द हैं जिनको तद्भव पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अब तद्भव स्त्रीलिंग और इसमें 10 नियम हैं। इन 10 नियम को देखना है हमें। ईकारांत संज्ञाएं जैसे नदी, चिट्ठी, रोगी, टोपी, उदासी, ये सारे शब्द हैं वो तद्भव स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इसमें 2-3 ऐसे शब्द हैं जो आपको अपवाद में हैं, जैसे घी, जी, मोती और दही। दही खट्टी है आप कभी नहीं कह सकते, चूँकि दही को पुल्लिंग के अंतर्गत लाते हैं। तो कुछ ऐसे अपवाद वाले शब्द होते हैं जिनको आप उस तरीके से प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे इकारांत संज्ञाओं में जिस शब्द के पीछे
दीर्घ ई लगी हो, जैसे नदी, उसके बाद चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी, तो वो आपको तद्भव स्त्रीलिंग संज्ञा के अंदर जाना जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे घी, जी, मोती, मोती उजला होता है, मोती उजली नहीं होती। तो ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, इनको स्त्रीलिंग के अंतर्गत हम नहीं देख सकते, यही कुछ अपवाद हैं। उनवाचक यकारांत संज्ञाएं, जैसे गुड़िया, खटिया, टिबिया, पुड़िया और ठिलिया, ये सारे जो हैं वो आपको तद्भव स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तकारांत संज्ञाएं, जिस शब्द के पीछे त लगा हो वो फिर से आपको तद्भव स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे दिन, रात, रात, बात, दिन नहीं, रात, बात, लात, छत, भीत, पत। तो जिस शब्द के पीछे प्रत्यय के रूप में त लगा हो, आप समझ जाएं कि वो जितने भी शब्द होंगे वो सब तद्भव के स्त्रीलिंग शब्द होंगे, जैसे भात, बात, जात, रात, लात, छत, खत, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो आपको तद्भव स्त्रीलिंग के शब्द माने जाते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद के हैं, जैसे भात, खेत, सूत, गात, दांत, ये सारे आपको फिर पुल्लिंग में आ जाएंगे। भात खाई नहीं जाती, भात खाया जाता है। इसके बाद उकारांत की संज्ञाएं, जैसे बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाड़ू, ये सारे शब्द जो हैं आपको तद्भव इकारांत तद्भव स्त्रीलिंग में आते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, आंसू, आलू, रतालू, टेसू, ये सारे आपको फिर से तद्भव पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जो कि इनका कोई रिलेशन इनसे नहीं है, ये अपवाद में ये शब्द आते हैं। अनुस्वारांत संज्ञाएं, जिन शब्दों के पीछे अनुस्वार लगा हो उसका भी एक अलग मीनिंग निकलता है और वो तद्भव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे सरसों, खड़ाऊ, भौं, चूं, जूं इत्यादि। इसमें भी एक अपवाद है, गेहूँ, गेहूँ एक अपवाद है। सकारांत संज्ञाएं, जिस शब्द के पीछे प्रत्यय के रूप में स लगा हो उसे आप समझें कि वह आपको तद्भव स्त्रीलिंग का शब्द है। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ शब्द, प्यास, मिठास, निनास, रास, बाँस, सांस इत्यादि। इसमें भी 3-4 अपवाद हैं, जैसे निकास, कांस, रास, ये सारे के सारे आपको अपवाद के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। इसके कृदंत नकारांत संज्ञाएं, जिसका उपांत्य वर्ण अकारांत हो अथवा जिनकी धातु नकारांत हो, जैसे रहन, सूजन, जलन, उलझन, पहचान, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो आपको तद्भव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कृदंत की अकारांत संज्ञाएं, जैसे लूट मार, समझ, दौड़, संभाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार, ये सारे आपको फिर से तद्भव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट इत्यादि हो वो भी आपको तद्भव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट इत्यादि। जिन संज्ञाओं के अंत में ख हो उससे भी आपको तद्भव स्त्रीलिंग के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, जैसे ईख, भूख, राख, चीख, कांख, कोख, साख, देख रेख, ये सारे के सारे जो 10 मैंने बताए आपको नियम, इन नियमों के अंतर्गत ही तद्भव स्त्रीलिंग के शब्द आते हैं। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कुछ मैं उदाहरण के रूप में आपको मैंने यहाँ बताया है। अब कुछ लिंग निर्णय जो होता है वो अर्थ के अनुसार भी लिंग निर्णय किया जाता है। जैसे कुछ लोग अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग भेद अर्थ के अनुसार करते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने इस आधार पर दृष्टिकोण को अव्यापक और अपूर्ण कहा है, क्योंकि इसके उदाहरण हैं प्रायः उतने ही अपवाद हैं। इसके अलावा इसके जो थोड़े से नियम हैं उसमें सभी तरह के शब्द सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने इस संबंध में जो भी नियम व उदाहरण दिए हैं उनमें से कुछ ज़्यादा तो अपवादों की भरमार ही है। उन्होंने जो नियम दिए हैं उनमें बड़े ही जटिल और अव्यावहारिक हैं। यहाँ नियमों का उल्लेख किया जा रहा है।
अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी लिंग निर्णय या लिंग का निर्धारण किया जाता है जो आपको अर्थ के आधार पर किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात होती है कि अगर हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अपवाद में आ जाते हैं, जो हम सोचते तो हैं नियम के अनुसार कि ये स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, लेकिन जब हम इस पे ज़िक्र करते हैं तो यह जस्ट उसके उलट होता है। तो यहाँ अपवादों की भरमार है। फिर भी कुछ नियमों के अनुसार मैं उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ ये लिंग निर्णय को, कि शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के जितने भी अवयव हैं, जितने भी जैसे आँख, नाक, मुँह, होठ, दाँत, ये सारे के सारे आपको पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अवयव हैं जो अपवाद हैं। तो जैसे जो पुल्लिंग अवयव हैं, पहले मैं उनके बारे में बता दूं। जैसे नाक, कान, मुंह, दांत, होठ, पाँव, हाथ, गाल, मस्तक, तालू, बाल, अंगूठा, मुक्का, नाखून, नथना, गट्टा, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। इसी में अपवाद भी है। कोहनी, कलाई, आँख, जीभ, ठोड़ी, खाल, बाँह, नस, हड्डी, इंद्रिय, कांक। अब यहाँ देखिए कि अर्थ के हिसाब से जो हमने नियम अभी पढ़ा है, कि नियम तो ये कहता है कि शरीर के जितने भी अवयव होते हैं उनके नाम, जितने भी अवयवों के नाम है वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। जिसमें मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए, जैसे कान, मुंह, हाथ, दांत, होठ, पाँव, हाथ, गाल, मस्तक, तालू, बाल, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है जिसमें नियम का उपयोग नहीं होता। वो ऐसे शब्द हैं कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, ठुड्डी, खाल, बाँह, नस, हड्डी इत्यादि। अब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम नियम पे चलेंगे तो ये अपवाद छूट जाएंगे। इसलिए हिंदी साहित्य में और तद्भव में ख़ासकर ये थोड़ी सी समस्या होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान देकर ही पढ़ना पड़ेगा और लिंग निर्धारण के समय आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है कि रत्नों के जितने नाम होते हैं, जो हम अंगूठी पहनते हैं वो उसमें जो रत्न जड़ित होते हैं, तो रत्नों के जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, नीलम, पुखराज, लाल इत्यादि। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मणि, चुन्नी और लाडली। ये 3 अपवाद हैं। इन 3 रत्नों को फिर हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ही धातुओं को के जो नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे तांबा, लोहा, सोना, सीसा, कांसा, रांगा, पीतल, रूपा, टीन इत्यादि। अब इसमें भी एक अपवाद है, चांदी जो है वह इस नियम पे खरा नहीं उतरता है, इसलिए हम इसे स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। अनाज के जितने नाम है वो सारे के सारे पुल्लिंग हैं, जैसे जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल इत्यादि। लेकिन इसमें भी अपवाद है। मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी, ये जितने भी शब्द मैंने आपको बताए वो उस नियम पे खरे नहीं उतरते, अतः इन्हें आपको स्त्रीलिंग के भीतर रखा जाता है। पेड़ों के जितने नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। मतलब अधिकतर जितने पेड़ों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, बड़, देवदारू, चीड़, आम, शीशम, सागौन, कटहल, अमरुद, शरीफा, नींबू, अशोक, तमाल, सेब, अखरोट इत्यादि। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी, ये सारे के सारे अपवाद हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, आसव, काढ़ा, रायता। लेकिन इसमें भी अपवाद है। तरल पदार्थों में चाय, स्याही और शराब, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस नियम की परवाह किए बगैर चलते हैं, अतः इन्हें स्त्रीलिंग के अंतर्गत डाला जाता है। भौगोलिक जल और स्थल के अंशों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभोमंडल, प्रांत इत्यादि। अब इसमें भी अपवाद है। पृथ्वी, झील, घाटी, ये सारे के सारे अपवाद हैं। ये उस नियम पे खरे नहीं उतरते हैं। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि तद्भव पुल्लिंग 3 नियम के ऊपर चलते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। तद्भव स्त्रीलिंग जो है वो 10 नियमों के ऊपर चलते हैं
और इन 10 नियमों के बियॉन्ड भी कुछ अपवाद हैं। उसके बाद अर्थ के अनुसार भी लिंग निर्णय किया जा सकता है, जिसमें हमने देखा कि अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें कुछ अपवाद भी हमने देखा। तो हिंदी साहित्य में खासकर तद्भव में ये अपवाद और नियम दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जितने ही शब्द नियम के साथ चलते हैं उतने ही अपवाद भी हैं। तो इसे हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा कि कौन कौन से अपवाद वाले शब्द हैं और कौन से शब्द नियम पे चलते हैं। तो आज के लिए हमारी कक्षा यहीं तक है। कल आखिरी कक्षा लूँगा लिंग निर्णय के ऊपर, और उसके बाद फिर हम निर्मला के ऊपर चलेंगे जो हमने अधूरा छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।